लास्ट क्लास में हमने एथिक्स को डिफ़ाइन किया था कि एथिक्स होता क्या है। उसके अलावा डिफिनीशन के साथ साथ हमने एथिक्स और मॉरलिटी के बीच में, एथिक्स और रिलीजन के बीच में, एथिक्स और वैल्यूज़ के बीच में, एथिक्स और लॉज के बारे में, क्या कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़ होती हैं, क्या रिलेशन होता है, ये हमने देखने का प्रयास किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे सोर्सेज ऑफ एथिक्स। एथिक्स को डिफाइन करने में या एथिक्स को डिटरमाइन करने में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं, जिनका बहुत बड़ा रोल होता है। उसमें हमने यहाँ बताने का प्रयास किया है। पहला इसमें से है फैमिली। फैमिली की कुछ ऐसे वैल्यूज़ होती हैं, कुछ ऐसे नॉर्म्स होते हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज़ होते हैं, मूल्य होते हैं, कुछ ऐसे नॉर्म्स होते हैं, मानदंड होते हैं जो कि किसी भी समाज की जो एथिक्स होती है उस एथिक्स को डिटरमाइन करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। आप खुद ही देख लेंगे कि कोई ऐसी चीज़ होती है जो फैमिली में प्रैक्टिस की जा रही होती है, फैमिली के लोग उस चीज़ को अपना रहे होते हैं और वो उस पूरे समाज में उस चीज़ प्रैक्टिस में होती है। तो ये आपका हो जाएगा भाई एक बहुत बड़ा फैक्टर फैमिली। दूसरा हो जाएगा रिलीजन। रिलीजन की तमाम ऐसी वैल्यूज़ होती हैं, चाहे वो ऐसे एग्जांपल आप ले लीजिए, कंपैशन ले लीजिए, दया ले लीजिए, आप सिंपैथी ले लीजिए, मीन सहानुभूति, है ना। तो इन सब तरह की चीज़ें जो होती हैं आप देखेंगे कि इथिक्स का भी पार्ट होती हैं और रिलीजन में भी ये सब चीज़ें होती हैं। सत्य बोलना, कोई भी ऐसा समाज नहीं चाहेगा कि इस समाज के सारे लोग झूठे हों। हर समाज एक्सेप्ट करने का प्रयास करता है या जानने का प्रयास करता है। ये हर समाज जो है ये प्रयास करता है कि उस समाज के लोग जो है वो सत्य बोलें, चोरी न करें, झूठ न बोलें, ये सब चीज़ें, है ना। उसके अलावा कौन सा है कल्चर, लंबे से समय से चला आ रहा। एंशियंट टाइम पे वहाँ का समाज कैसा था, मिडेवल टाइम पे वहाँ का समाज कैसा था, मॉडर्न टाइम पे वहाँ का समाज कैसा था, है ना। या बहुत लंबे समय से चला आ रहा जो कल्चर होता है उस समाज का, उस एरिया का, वो भी एथिक्स को डिटरमाइन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसके अलावा नेक्स्ट है एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन क्या करता है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है एथिक्स को डिटरमाइन करने में। एथिक्स आपका जो है वो एजुकेशन से काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। एजुकेशन आपकी हमेशा साइंटिफिक टेम्पर वाली होनी चाहिए, मीन्स वैज्ञानिक सोच वाली होनी चाहिए। उसके अलावा एजुकेशन हमेशा आपका प्रोग्रेसिव विचारों वाला होना चाहिए, रिग्रेसिव नहीं होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में जो मदरसा सिस्टम है उसका जो ओवरऑल एजेंडा है वो रिग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव नहीं है। हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील विचारों वाला है। उसके अलावा कुछ ऐसी यूनिवर्सल वैल्यूज़ होती हैं वो भी काफ़ी हद तक जो है एथिक्स को डिटरमाइन करती हैं। यूनिवर्सल वैल्यूज़ में जैसे क्या, कंपैशन, दया करना, सिंपैथी, सहानुभूति, है ना, ट्रूथफुलनेस, सत्यता, ये सब चीज़ें यूनिवर्सल वैल्यूज़ होती हैं। ये सब चीज़ें भी काफ़ी हद तक जो है क्या करती हैं, एथिक्स को डिटरमाइन करती हैं। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे वैल्यूज़ होती हैं जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, है ना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, है ना। ये सब चीज़ें भी काफ़ी हद तक डिटरमाइन करती हैं एथिक्स को। उसके अलावा कुछ ऐसे सेकुलर लिटरेचर होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं एथिक्स को। उसके अलावा मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। मीडिया भी किसी समाज में एथिक्स को बिल्डअप करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है ना। जैसे कि मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम कैंपेन के माध्यम से होता क्या है कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट कोई स्कीम ला रही होती, कोई पॉलिसी ला रही होती। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए स्वच्छ भारत मिशन का। जब स्वच्छ भारत मिशन स्कीम लाई गई थी तो सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, है ना, दीपिका पादुकोण जैसे जो एक्टर्स, क्रिकेटर्स, इन सबको क्या किया जाता, एक्टर, एक्ट्रेस, क्रिकेटर, इन लोगों को क्या किया जाता है, इन लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। क्यों किया जाता है, जिससे कि लोग क्या हों, जागरूक हों, उस समाज के वो एथिक्स का पार्ट बन जाए। तो मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है। उसके अलावा क्या होता है, फ्रीडम स्ट्रगल में जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, है ना, उन्होंने क्या किया है, उनके रोल को इंडिपेंडेंस में, इन सब चीज़ों को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है ना। तो सॉरी ये सब चीज़ें भी क्या होती हैं, एथिक्स को डिटरमाइन करने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। उसके अलावा आप देखिए कि एथिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है ना। एथिक्स का
इम्पॉर्टेंस क्या है, इसकी महत्ता क्या है, इथिक्स होने या ना होने का फ़ायदा क्या है, ये आप कह सकते हैं इस वाले चैप्टर हम बेसिकली यही पढ़ेंगे कि इथिक्स का बेसिकली महत्व क्या है ना। तो सबसे पहले आपको इसमें बता दें एक दो मतलब इंट्रोडक्शन टाइप हम बता दें, उसके बाद बताते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस इस लेवल पर क्या है इसको बताएंगे अभी हम आपको। पहले हम आपको बता दें कि ये इथिक्स इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है ना, सिलेबस में एथिक्स इंट्रोड्यूस ही क्यों किया गया, इसको लाया क्यों गया, क्योंकि रियलाइज़ हुआ लोगों को, प्रशासन में बैठे लोगों को रियलाइज़ हुआ कि जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं है ना, उसमें समस्याएं कुछ हैं, उन समस्याओं को आप केवल कानून बनाकर या आप केवल जो है एक्ट पॉलिसीज़ इन सब के माध्यम से ही आप जो है सारे रिफॉर्म्स सारी समस्याएं आप दूर नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे कि स्टेटमेंट है एक कि बहुत बहुत ज़्यादा आप अगर जो है ओवर अगर आप रेगुलेट कर देंगे चीज़ों को, कानूनों को ज़्यादा आप वो करोगे तो उसमें अराजकता ही फैलती है ना। तो इससे अच्छा बेहतर ये है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें अपनाई जाए जिससे कि लोगों के अंदर सेल्फ एक अवेयरनेस आए, लोगों के अंदर एक सेल्फ चेंज की फीलिंग आए और वो खुद से बदलाव करना चाहें, खुद से चीज़ों को जो है डिवाइड करना सीखें, है ना। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं रियलाइजेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सामाजिक आर्थिक जो समस्याएं थी उसका रियलाइजेशन हुआ, एक ये वो है। उसके अलावा एक चीज़ समझ में आई कि नीड टू चेंज इन ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इसको आप याद रखिए, नीड टू चेंज इन एटीट्यूड ऑफ पर्सन इन अथॉरिटी रेदर देन स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू अथॉरिटीज़। कहने का मतलब ये है कि अथॉरिटी में बैठे लोगों के एटीट्यूड में चेंज लाने की ज़रूरत है, ना कि नए अथॉरिटीज़ को बनाने में या उसकी संरचना में बदलाव लाने की ज़रूरत है ना। मींस अथॉरिटी में जो ऑलरेडी लोग बैठे हैं उनकी एटीट्यूड में चेंज लाने की ज़रूरत है। आप नए स्ट्रक्चर बार बार कितनी बार बनाएंगे, आप कितने अमेंडमेंट करेंगे, उसमें कितने चेंजेस करेंगे, आप कितनी नई नई अथॉरिटीज़ को फॉर्मेशन करेंगे, आप कितनी नई नई अथॉरिटीज़ आप फॉर्म करेंगे बनाएंगे उसको, है ना। तो बेहतर है कि उसमें बैठे हुए लोगों के एटीट्यूड में आप चेंज लाइए, बदलाव लाइए। जब उनके एटीट्यूड में बदलाव आएगा, जैसे कि करप्शन मान लीजिए उनके अभिन्न अंग है, करप्शन करना उनका अभिन्न अंग बन चुका है, उनकी मेंटालिटी बन चुकी है, कोई आएगा उससे 500 रुपये ले लेना है हमको, है ना। आपको इस मेंटालिटी पे हिट करना है, ऐसा नहीं करना है कि हम ये नहीं कह रहे कि और लेवल पे सुधार नहीं हो सकता है, और लेवल पे सुधार हो सकता है। आप अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करिए, आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, है ना। आपको जो है उत्तरदायित्व जो है वो करनी पड़ेगी, पारदर्शिता लानी पड़ेगी, ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर, ये बहुत बड़ा मतलब रीज़न ये भी है कि आप एटीट्यूड में चेंज लाइए, है ना। एटीट्यूड में चेंज होगा, उनका दिमाग ही नहीं कर मतलब वो खुद ही नहीं सोचेंगे कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ये गलत है ना। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ रिलीजियस चीज़ें होती हैं, कुछ आप जो है बचपन से कुछ चीज़ें ऐसी सिखा दी जाती हैं, आप उसके अगेंस्ट में कभी काम नहीं कर सकते हैं। आपको किसी भी सिचुएशन में खड़ा कर दिया जाए, आपकी जान चली जाएगी, लेकिन आप जो है ऐसा नहीं करेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, आप खुद सोचिएगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप नहीं करते हैं, लेकिन करप्शन आप क्यों कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि उस लेवल का एटीट्यूड आपके दिमाग में, आपके माइंड में करप्शन के प्रति एटीट्यूड उस लेवल का नहीं है। ऐसा नहीं कि हम ये करेंगे तो हमारे लिए गुनाह है, या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही चीज़ नहीं है, इस तरह का एटीट्यूड माइंड में नहीं है। तो इसलिए इसको चेंज करने के लिए इथिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है ना। अब हम पढ़ेंगे कि इथिक्स जो था, इसमें हम देख रहे थे कि इथिक्स का इम्पोर्टेंस। अब देखिए इथिक्स का इम्पोर्टेंस किस किस लेवल पर क्या क्या है। जैसे कि सबसे पहला है इंडिविजुअल लेवल पर, देखिए आप इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत लेवल पर एथिक्स का क्या महत्व है, किसी इंडिविजुअल इंसान के व्यक्तिगत लेवल पर इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इसका इम्पोर्टेंस पहला ये है कि डिसीजन मेकिंग में भाई इंसान की निर्णय क्षमता में ये हेल्प करता है कि वो डिसाइड कर सकता है कि क्या चीज़ गलत है। जैसे हमने डिफिनेशन में बताया था कि एथिक्स ये बताता है कि क्या गलत है और क्या सही है ना। व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। राइट और रॉन्ग के बीच में कौन बताएगा, एथिक्स बताता है ना। तो किसी इंसान के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा ये एथिक्स, है ना। उसके अलावा कोई चीज़ गुड या बैड, कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है, इसके बारे में इंडिविजुअल में इसकी महत्ता समझिए आप। इंडिविजुअल लेवल क्या कर रहा है कि व्यक्तिगत इंसान को, किसी इंडिविजुअल इंसान को वो डिसीजन मेकिंग में राइट और रॉन्ग बताने को परखने में उसकी हेल्प करेगा। उसके अलावा वो गुड और बैड, अच्छी चीज़ों को बुरी चीज़ों को जानने में उसकी हेल्प करेगा। उसके अलावा क्या होगा, उस इंडिविजुअल इंसान के अंदर जब इथिक्स वाली क्वालिटीज़ रहेंगी, इथिकल रहेगा वो, तो उसके अंदर एक प्रकार का सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहेगा। वो इंसान अपने आप को संतुष्ट फील करेगा, है ना, कि हाँ हमने ये काम इथिकली किया है, ये काम हमने सही किया है, ठीक है। उसके अलावा उसको क्या होगा, स्व आभास होगा कि हाँ ये चीज़ें हम एथिकल हैं,
हम इथिकल नॉर्म को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये चीज़ सही है ना। तो ये होगा आपका इंडिविजुअल लेवल पर इसकी इंपॉर्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप सोसाइटल लेवल पर इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए सोसाइटी में अगर जो है इथिक्स प्रॉपर तरीके से वेल इस्टेब्लिश है तो सोसाइटी में क्या होगा, एक सोशल कोहेसिवनेस होगा, सामाजिक बंधुत्व मेंटेन रहेगा, समाज में एक सौहार्दता रहेगी, हार्मनी रहेगी, यूनिटी रहेगी, मीन्स एकता रहेगी। सोशल जो हमारा फैब्रिक है, एक सामाजिक जो ताना बाना है भाई, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कौन कौन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध क्रिश्चियन। अब तो एक किसी में ऐसा और रिलीजन आ गया है जिनका कोई रिलीजन ही नहीं है। अब तो एक ऐसा पॉपुलेशन भी आ गया है जो कहता है कि हमारा कोई रिलीजन ही नहीं है। उनको कब काउंट करेंगे हम लोग इस पोएम में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना। उसके अलावा जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, लेकिन भाई भाई केवल चार ही कहा जाता है, दो लोग और रहते हैं इसमें। उसके अलावा और भी लोग रहते हैं, ऐसे परसेंट लोग भी रहते हैं जिनका कोई धर्म ही नहीं है, वो कहते हैं हमारा कोई धर्म ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा तो आप इसमें देखिए इथिक्स का सोसाइटी लेवल पर क्या होगा कि इसमें सोशल कोहेसिवनेस मेंटेन रहेगी, है ना, समाज में एक हार्मनी मेंटेन रहेगी, यूनिटी मेंटेन रहेगी, जो हमारा एक सामाजिक ताना बाना है वो भी मेंटेन रहेगा। उससे क्या होगी, इन सब चीज़ों को स्ट्रेंथन मिलेगी जब समाज में एथिक्स प्रॉपर तरीके से रन करेगा एथिक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर। आप देखिए ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि इसमें ब्यूरोक्रेसी चेक कर लीजिए आप। जैसे सपोज करिए ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, जिसकी आप तैयारी करना चाह रहे हैं यूपीएससी, है ना। ठीक है, इसमें क्या होता है नौकरशाही में, इसमें रेड टेपिज्म होता है, लाल फीताशाही होता है। उसके अलावा करप्शन होता है, करप्शन बहुत करते हैं, है ना। ये सब चीज़ें नहीं होंगी फिर। ऑर्गेनाइजेशनल इथिक्स रहेगा, प्रोफेशनल इथिक रहेगा, लोग प्रोफेशनल रहेंगे, है ना। लोग अपने पर्सनल चीज़ों को प्रायोरिटी कम देंगे, है ना। अगर इथिक्स जो है, अगर इथिक्स जो है प्रॉपर तरीके से रन करेगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो लोग अपनी पर्सनल चीज़ों को प्रेफरेंस नहीं देंगे। वो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ को, ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स को, है ना, ऑर्गेनाइजेशन की जो एक इथिक्स होगी उसको प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, वो फॉलो करेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब इथिक्स का इंपॉर्टेंस है। मीन्स इथिक्स ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, इथिक्स ब्यूरोक्रेसी में होना चाहिए, इथिक्स एक इंडिविजुअल इंसान के अंदर होनी चाहिए, इथिक्स सोसाइटी में रन करनी चाहिए, है ना। जब चीज़ें इथिकल रहेंगी तो क्या होगा, इन सब के बीच में एक तारतम्यता मेंटेन रहेगी, सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, वेल फंक्शन करेंगी। ओके, नेक्स्ट है हमें जो है इथिक्स की ज़रूरत क्यों है, ये नेक्स्ट हेडिंग है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें इथिक्स की ज़रूरत क्यों है। भाई इथिक्स चाहिए हमें क्यों, है ना। तो हमें इथिक्स इसलिए चाहिए क्योंकि हमें सोसाइटी को क्या करना है, सिक्योर करना है। सोसाइटी को, हमें समाज को सिक्योर करना है। समाज को सिक्योर क्यों करना है, क्योंकि समाज में कई रिलीजन के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमने पीछे बताया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध क्रिश्चियन, ये सारे रिलीजन के फॉलोअर्स रहते हैं। उसके अलावा इसी में तमाम जातियाँ भी हैं, इसी में तमाम उपजातियाँ भी हैं, है ना। इसी में ट्राइब भी रहते हैं, जनजाति भी रहते हैं, सारे लोग रहते हैं इसी में। हर वर्ग समुदाय इसमें रहता है, अमीर गरीब, है ना, सारे लोग रहते हैं। उन सबको हमको क्या करना है, सिक्योर करना है, सुरक्षित रखना है। उनके बीच में एक सोशल हार्मनी मेंटेन रहे, हमारे समाज का सोशल फैब्रिक मेंटेन रहे, है ना। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इथिक्स चाहिए। कुछ उसमें ऐसी वैल्यूज़ चाहिए जिसके समाज का हर तबका माने, है ना। उसके अलावा हमें लोगों को, समाज के साथ साथ हमें लोगों को भी क्या करना है, यूनाइट करना है ना। लोगों को जब यूनाइट करने के लिए भी हमें एथिक्स की ज़रूरत है। लोगों में क्या रहे, फ्रेटर्निटी रहे, बंधुत्व की फीलिंग रहे, फीलिंग ऑफ वननेस की रहे, फीलिंग ऑफ वननेस रहे, मतलब एकत्व की भावना रहे कि हम एक हैं। उसके अलावा क्या रहे, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड रहे, भाईचारे की फीलिंग रहे इनके अंदर। ये सब चीज़ें लाने के लिए भी हमें एथिक्स की ज़रूरत है। उसके अलावा क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। क्रेडिबिलिटी तो खासकर जो सिविल सर्वेंट हैं, जो ऑफिसर्स वगैरह हैं, इनमें क्रेडिबिलिटी का कहीं न कहीं लैकिंग में है ये। क्रेडिबिलिटी मीन्स होता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता मीन्स ये होता है कि आपको जो ड्यूटीज़ दी गई हैं, आप अपने ड्यूटीज़ को भली भांति क्या करिए, इम्प्लीमेंट करिए, एग्जीक्यूट करिए। आप अपने ड्यूटीज़ के साथ किसी प्रकार की कोई समझौता ना करिए। आपके जो कर्तव्य हैं, आपको क्या दिया गया है, पावर दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, अथॉरिटी दी गई है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने ड्यूटीज़ को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करानी है, क्रियान्वित करानी है ना। तो
क्रेडिबिलिटी जो है एक सिविल सर्वेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए एथिक्स क्या है, एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। इसलिए भी एथिक्स की ज़रूरत है, जिससे कि एक सिविल सर्वेंट की क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहे। और भी तमाम लोगों की, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, किसी संस्था में काम कर रहा है या कहीं पे और काम कर रहा है, तो उसके लिए क्या है, वो क्रेडिबिलिटी मेंटेन रखे। ठीक है, विश्वसनीयता आप बनाए रखिए, है ना। उसके लिए किसकी ज़रूरत है, एथिक्स की। उसके अलावा क्या है कि मानव की ज़रूरतें होती हैं, उसकी सेटिस्फैक्शन के लिए भी एथिक्स की ज़रूरत है। इंडिविजुअल लेवल पर इंसान जब तक एथिकल नहीं रहेगा, तब तक उसकी क्या होगी, सेटिस्फैक्शन कभी भी फुलफिल नहीं होगी, वो कभी सेटिस्फाई फील नहीं करेगा, है ना। इथिकल रहेगा तभी क्या करेगा, तभी वो सेटिस्फाई रहेगा। जैसे कि अगर जैसे एग्जांपल, अगर मान लीजिए वो सेटिस्फाई नहीं है ना, वो इथिकल नहीं है, तो सेटिस्फाई नहीं होगा। कैसे भाई, 500 रुपये कमाता है, 500 रुपये में जो है 400 रुपये बचा लेता है, लेकिन तब भी सोचेगा 1000 रुपये कमा लूँ, इधर उधर उधर कहीं से भी कमा लूँ मैं, है ना, है ना, चोरी कर लूँ, कहीं से कर लूँ। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मीन्स, एक होता है एंड्स। गांधी जी का स्टेटमेंट था कि मीन्स पे ज़्यादा फोकस करिए, एंड्स पर नहीं, है ना। ये लोग क्या करेंगे, ये ज़्यादा एंड्स पर फोकस करने लगेंगे। समझ रहे हैं कि हमें 500 रुपया, हमें हमें क्या करना है, हमें 1000 रुपये कमाना है, हमें 1000 रुपये कमाना है। 1000 रुपये कमाना है तो मान के चलिए हम उसको चोरी करके भी कमा सकते हैं, लेकिन गांधी जी का कहने का मतलब है कि नहीं, अगर आपको 1000 रुपये कमाना है तो आपका माध्यम अच्छा होना चाहिए, आप मेहनत करके कमाइए, चोरी करके नहीं। ठीक है, तो ये है इसमें। तो इथिकल रहेगा इंसान, तो उसकी क्या होगी, जो ह्यूमन नीड्स होगी वो सेटिस्फाइड फील करेगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सपोज़ करिए कि इथिक्स किसी समाज से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी इंडिविजुअल इंसान के अंदर से इथिक्स लॉस हो जाता है ना, वो इथिकल नहीं रह जाता है, तो इससे घाटा क्या क्या होगा। अगर वो इथिकल नहीं रह जाता है तो इससे लॉस क्या क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए इंडिविजुअल लेवल पर, है ना, अगर इंसान इथिकल नहीं रहता है तो क्या क्या समस्याएं आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं एलिब्रेट करते चलूँगा। जैसे कि सबसे पहला है इसमें मैटरलिस्टिक लाइफ के बारे में देखिए आप। इंसान क्या हो जाएगा, अगर इंडिविजुअल इथिकल नहीं रहेगा, उसके अंदर एथिक्स जो है लॉस हो जाएगा, तो वो एक भौतिकवादी ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर देगा। भौतिकवादी ज़िंदगी मतलब क्या होता है, वो सोचेगा कि मैं कितनी से कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी बना लूँ। मेटलिस्टिक लाइफ जिएगा, सिंपल सा मतलब कहने का मतलब है, वो मेटलिस्टिक लाइफ जिएगा। मैं कितना से कितना ज़्यादा पैसा बना लूँ, कितना से कितनी ज़्यादा जो है धन संपत्ति इकट्ठा कर लूँ, कैसे भी करके कर लूँ, किसी की डकैती करके कर लूँ, किसी को मार डाल के कर लूँ, कुछ भी करके कर लूँ। बट हमें करना क्या है, हमें ज़िंदगी भौतिकवादी जीनी है। समझ रहे हैं। तो ये होगा जब एथिक्स उसके अंदर नहीं होगा। उसके अलावा वो एब्यूज़िव लैंग्वेज यूज करेगा, गाली गलौज करेगा, है ना। रिस्पेक्ट उसके अंदर से नहीं रह जाएगी, तमाम चीज़ें होंगी ये सब, है ना। उसके अलावा क्या होगा, डोमेस्टिक वायलेंस होगा। भाई जायज़ सी बात है, क्या करेगा वो, जब उसके अंदर एथिक्स नहीं रह जाएगी तो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। घर में जो है मार पीट करेगा, गाली गलौज करेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, है ना। घरेलू हिंसा को बढ़ावा देगा इससे ये आदमी। उसके अलावा क्या करेगा, उसके अंदर सिंपैथी नहीं रह जाएगी, इम्पैथिक नहीं रहेगा वो। सिंपैथी और इम्पैथी ये वर्ड बार बार आएगा एथिक्स में, इसको मैं सोच रहा हूँ कि आपको यहीं पे एलैबोरेट कर दूँ। देखो सिंपैथी और इम्पैथी में बहुत सिंपल सा डिफिनीसन आपको मैं बता दूँ। ठीक है भाई, रात में तो हर कोई सोता है ना, दिन में भी सोता है इंसान, लेकिन आप समझिए कि आप मैरिड हैं, ठीक है, आप मैरिड हैं, आपको एक बेबी है, और बेबी कितने साल का है अभी, 1 साल का, सॉरी 1 से 2 साल का है। पड़ोसी के भी एक बेबी है, वो भी 1 से 2 साल का है। लेकिन रात को आप 12 बजे नींद में हो भाई साहब, और आपका बेबी रोएगा तो उतनी तकलीफ़ आपको नहीं होगी, लेकिन अगर पड़ोसी के बेबी रोएगा ना तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी। समझ रहे हैं। तो अपने वाले के बेबी के केस में क्या है, आप इम्पैथिक हैं, लेकिन पड़ोसी वाली के बेबी के केस में क्या है, आप सिंपैथिक हैं। ठीक है, और अच्छा सेलिब्रेट करें हम। जैसे सपोज करें कि कोई, आप कहीं से ट्रैवल कर रहे हो और किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, आप कहीं से ट्रैवल कर रहे हो और आप देखते हैं कि रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो देखें आप वहाँ भीड़ लगी हुई है, आप उधर से गुजर जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट के लिए रुके आप वहाँ पे, आपने देखा होगा, उसके बाद चले गए आप वहाँ से। ठीक है, तो थोड़ा आप सिंपैथी आपने दिखाया, आप वहाँ क्या हुआ, आपने गाड़ी मेरे रोकी अपनी, आपने उसको देखा, उसके बाद आप चले गए।
ठीक है। इम्पैथिक मीन्स ये होता है कि आपने देखा कि किसी इंसान की जो है एक्सीडेंट हुआ है, आप वहाँ पे रुके, आपसे जो हर संभव प्रयास हो सका, आपने वहाँ सपोज करिए और कोई नहीं था, आपने एम्बुलेंस बुलाया या आप उसको डॉक्टर के पास लेके गए, ऐसा कुछ मीन्स आप क्या हुआ, आपने सामने वाले की पेन को समझा और उसकी पेन को समझते हुए उसको क्या किया, दूर करने का प्रयास भी किया। तो इम्पैथी में और सिंपैथी में कहीं ना कहीं अंतर यही होता है कि इम्पैथी थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन लेवल का होता है, आप इसमें क्रियान्वयन लेवल पर उतर जाते हैं, आप सामने वाले के दर्द को खुद का दर्द समझने लगते हैं, है ना, वो इम्पैथिक होता है। सिंपैथिक मीन्स होता है कि एक प्रकार की फीलिंग आ जाती है कि हाँ ये बुरा हुआ है, बात समझ रहे हैं, बट आप उस लेवल तक नहीं सोच पाते हैं कि उसका दर्द हमारा दर्द है। सॉरी सॉरी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए आप, सोशल लेवल पर प्रॉब्लम कौन कौन सी आएंगी अगर एथिक्स का लॉस हो जाएगा। जायज़ सी बात में जो मैं पीछे बात कर रहा था कि समाज में एक हार्मनी रहेगी एथिक्स रहने पर, तो जायज़ सी बात इसमें क्या होगा, समाज में जो सामाजिक संबंध हैं, सामाजिक बंधन हैं, उसमें एक फिसर आ जाएगी, उसमें दरार आ जाएगी, है ना, सामाजिक टेंशन्स होंगे, समाज में क्या होगा, हिंदू मुस्लिम राइट्स होगा, है ना, उसके अलावा सामाजिक उसमें वायलेंस तमाम होगा, मारपीट होगी, है ना, ये सब चीज़ें होंगी। समाज का जो पूरा ताना बना रहेगा, जो सोशल फैब्रिक रहेगा, वो मेंटेन नहीं रह पाएगा, हार्मनी बिल्कुल नहीं रहेगी समाज में। सोशल कोहेसिवनेस जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा था, जो सामाजिक एक कोहेसिवनेस है, वो भी नहीं रह जाएगी समाज में, है ना। तो इथिक्स के लॉस होने से समझिए ये सब लॉस होगा। उसके अलावा देखिए आप अगर राजनीतिक लेवल पर देखें, अगर राजनीति में एथिक्स का लॉस हो जाए तो क्या क्या समस्याएं आएंगी, ये बहुत बड़ी समस्या अपने यहाँ है और आप इसको जो है विजुलाइज कर सकते हैं ईजिली। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है, इसको आप देखिए और इसके पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना, पॉलिटिकल लेवल पर, या आप एससे वगैरह में भी इसको आप कोड कर सकते हैं, लिखने को आएगा, आप ये सब वर्ड यूज़ कर सकते यूज़ कर सकते हैं उसमें, ठीक है। पॉलिटिकल लेवल पर देखिए अगर एथिक्स लॉस होगा तो क्या क्या होगा। पहला पॉइंट इसमें है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स मीन्स होता है कि क्रिमिनल वे को यूज़ करके पॉलिटिक्स में आना, क्रिमिनल्स वे को यूज करते हैं, मतलब क्रिमिनल्स वे को, जैसे कि आपने मान लीजिए सॉरी, आपने क्या किया, आपने सॉरी, आपने ब्लैक मनी यूज़ करके, है ना, आपने ब्लैक मनी यूज़ किया या क्रिमिनल्स तरीके यूज़ किए, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को मर्डर कर दिया, है ना, या कुछ ऐसा काम करके आप क्या हुआ कि आप पॉलिटिक्स में एंट्री कर गए। इसका मतलब होता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्रिमिनल तरीका आपने यूज किया। लेकिन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स होता है कि मतलब जो क्रिमिनल्स लोग हैं उनका राजनीति में ज़्यादातर लोगों का आ जाना, है ना। क्रिमिनल्स क्रिमिनल्स इसमें होता है क्रिमिनल्स वे का यूज़ करके राजनीति, मतलब क्रिमिनल्स वे का यूज़ करना राजनीति में आने के लिए। इसमें क्या होता है कि क्रिमिनल्स का राजनीति में एंट्री कर जाना, ओके, ये दोनों में अंतर होता है। राजनीति का अपराधीकरण, ठीक है, इसकी हिंदी होगी। नेक्स्ट देखिए अगर पॉलिटिक्स में एथिक्स का लॉस होगा तो कम्युनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होगी, वोट बैंक की पॉलिटिक्स होगी, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाएगा आपस में, ठीक है। अदर कास्ट को जो है अदर कास्ट के खिलाफ जो है हेट कैंपेन चलाई जाएगी, उनके अंदर हेट फीलिंग जनरेट की जाएगी, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, ठीक है। कम्युनल पॉलिटिक्स होगी, है ना, जैसे अंग्रेजों ने 1909 में किया था, ठीक है। 1909 में अंग्रेजों ने क्या किया था, 1909 में अंग्रेजों ने पार्लियामेंटो रिफॉर्म के तहत क्या कर दिया था, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम दे दिया था, पृथक निर्वाचन मंडल प्रणाली, ठीक है। उसके तहत ही कम्युनल पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई थी इंडिया में, है ना। सांप्रदायिक राजनीति जिसको बोलते हैं, तो सांप्रदायिक राजनीति होना स्टार्ट हो जाती है जब पॉलिटिकल लेवल पर एथिक्स का लॉस हो जाता है। उसके अलावा क्या होगा, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होगी। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स मतलब क्या कि पिताजी भी प्रधानमंत्री थे तो बेटा भी क्या होगा, प्रधानमंत्री नहीं तो सांसद और मंत्री तो बन ही जाएगा ना। तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की शुरुआत हो जाएगी, मीन्स जो समाज का अन्य तबका होगा, समाज के जो अन्य क्वालिफाइड लोग होंगे वो पॉलिटिक्स में उनकी सॉरी उनकी जो एंट्री बहुत कम हो जाएगी और यही लोगों का क्या हो जाएगा, बोलबाला हो जाएगा। उसके अलावा क्या हो जाएगा, राजनीतिक पूरी पद्धति जो होगी उसमें पूरी तरीके से अराजकता आ जाएगी, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का एथिकल नॉर्म्स नहीं रह जाएगा, है ना। पूरे राजनीतिक सिस्टम में क्या आ जाएगा, अराजकता आ जाएगी।
उसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें कि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर क्या दिक्कत आएगी, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक नौकरशाही के स्तर पर क्या आएगी। नौकरशाही मीन्स वही सिविल सर्वेंट, उसमें क्या समस्याएं आएंगी भाई, करप्शन बहुत ज़्यादा होगा। जब इथिकल इथिकल नहीं रहेंगे वो, तो करप्शन बहुत ज़्यादा होगा ही। करप्शन मीन सिंपल सा होता है कि जब आप क्या करिए, करप्शन की सिंपल डिफिनेशन होती है जब गवर्नमेंट, ठीक है, जब आप पब्लिक ऑफिसेज को, जब आप सरकारी ऑफिस को अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए कार्य करना शुरू कर दे, समझिए आप करप्ट हो गए हैं। ठीक है, आप पब्लिक ऑफिस का, गवर्नमेंट ऑफिसर्स का अपने निजी स्वार्थ के लिए आप यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना स्टार्ट कर दें, यूज़ करना स्टार्ट कर दें, समझिए आप करप्ट हो गए हैं, है ना। तो जब आप इथिकल नहीं रहेंगे, आपके अंदर वैल्यूज़ नहीं रहेंगी, इथिकल वैल्यूज़ नहीं रहेंगी, तो आप करप्ट ऑलरेडी हो जाएंगे, आप करप्शन करेंगे, है ना। रेड टेपिज्म मीन्स ये होता है लाल फीताशाही, मीन्स कोई पेपर आएगा कि फला 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 ऐसे इसको करके पास करना है, आप क्या करेंगे, उसको रोक लेंगे, ठीक है, उस पर लाल फीता लगा के रख देंगे, स्टॉप तो स्टॉप। प्रोसेसिंग कब होगी, कब आगे बढ़ेगा, कोई पता नहीं है, ठीक है, उसे बोलेंगे रेड टेपिज्म। मीन्स डिले इन प्रोसेस, प्रोसेस में रुकावट, काम बहुत धीरे धीरे होगा, उसको रेड टेपिज्म बोलते हैं, डिले इन प्रोसेस, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, ब्यूरोक्रेट्स का और पॉलिटिकल लीडर्स जो होंगे उनका नेक्सस हो जाएगा। जब आप इथिकल नहीं रहेंगे, जब सिविल सर्वेंट इथिकल नहीं रहेंगे, तो नौकरशाही और बड़े बड़े राजनीतिक जो नेता होते हैं उनके बीच में एक नेक्सस बन जाएगा, उनके बीच में क्या होगा, एक गठजोड़ हो जाएगा, गठजोड़ हो जाएगा। राजनीतिक लोग इनके काम आएंगे और अधिकारी लोग इनके काम आए होंगे। देखो होता क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट दोनों होते हैं, ठीक है। अंतर बस इतना होता है कि पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं ये इलेक्टेड होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये सिलेक्टेड होते हैं। इलेक्टेड और सिलेक्टेड में अंतर आप जान लीजिए। आपको सिलेक्ट होने के लिए नाको चने चबाने पड़ेंगे, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको इलेक्ट होने के लिए पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए आपका अंगूठा ही काफ़ी है। मीन्स आप पैदा होते ही समझिए, अंगूठा तो होता ही ना बचपन से ही, हाँ, तो वही बड़े होकर समझ लीजिए अंगूठा अप्लाई कर देना है, आप जो है बन जाएंगे। तो सिलेक्ट होने में और इलेक्ट होने में डिफरेंस है। तो आप जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, है ना। होते दोनों लोग एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट ही, दोनों में क्या हो जाएगा, एक नेक्सस बन जाएगा, है ना। और उसके अलावा होता क्या है कि जो चूंकि ब्यूरोक्रेसी होती है ये परमानेंट एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होती है। एक बार आप सिलेक्ट हो गए तो आप समझिए ज़िंदगी भर जो है क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट रहेंगे, है ना। सॉरी, जो नेता मंत्री होते हैं उनको कोई भरोसा नहीं है। आप 5 साल तक हो सकता है सांसद रह लें, 5 साल के बाद हो सकता है आप सांसद ना रहें, विधायक 5 साल आप रह लें, उसके बाद हो सकता ना रहें आप। लेकिन जब इथिक्स में लॉस होता है तो दिक्कत क्या आती है कि इन दोनों के बीच में गठजोड़ बन जाता है। जब गठजोड़ बन जाता है वो समस्या क्रिएट करता है ना। नेक्स्ट है आपका, देखिए इसी में नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद चलेगा। पता चले, अब आप एग्जाम्पल देख लीजिए, लालू जी की पूरी फैमिली देख लीजिए आप मुलायम सिंह यादव जी की पूरी फैमिली देख लीजिए आप, है ना। ये सब क्या है, आप जो है पूरा जो है गांधी फैमिली देख लीजिए आप। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं जिसमें क्या चल रहा है, पूरा नेपोटिज्म हर जगह चल रहा है, केवल पॉलिटिक्स में नहीं चल रहा है। हालांकि हम लोग यहाँ पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, पॉलिटिकल सिस्टम में अगर एथिक्स का लॉस होगा तो क्या होगा, उसमें नेपोटिज्म हम बात कर रहे थे। नेपोटिज्म हर जगह है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ नेपोटिज्म नहीं है, ठीक है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, रियलिटी है ये। उसके अलावा क्या होगा, अगर एथिक्स का लॉस हो जाएगा तो ब्यूरोक्रेसी में क्या होगा, जो उसमें ऑफिसर होते हैं वो डीमोटिवेटेड फील करेंगे, है ना। वो क्या करेंगे, अच्छे से काम नहीं करेंगे, उनका मोटिवेशन लेवल क्या होगा, लो लेवल का होगा, अच्छे से काम वो नहीं करेंगे। तो उससे होगा क्या कि हमारी जो पूरी पूरी प्रशासन थी, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो फंक्शनिंग थी, कार्य करने की प्रणाली थी, वो पूरी क्या हो जाएगी, अप्रभावी हो जाएगी, इनफिशियंट हो जाएगी, इनइफेक्टिव हो जाएगी, है ना। इनइफेक्टिव हो जाएगी और क्या हो जाएगी, इनफिशियंट हो जाएगी। तो देखा आपने कि जो है कितनी समस्याएं क्रिएट होंगी अगर आप, एथिक्स का लॉस पॉलिटिकल स्फीयर में हो रहा है, एथिक्स का लॉस इंडिविजुअल स्फीयर में हो रहा है, एथिक्स का लॉस सोसाइटी के लेवल पे हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर हो रहा है। जिस जिस लेवल पर एथिक्स का लॉस होगा, समस्याएं बहुत बड़ी हैं, है ना। इसीलिए कहीं ना कहीं यही रियलाइज़ कर और ये सारे किसके स्फीयर में आते हैं, ये सब सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर में आता है। तो यही जब रियलाइज़ हुआ प्रशासन में बैठे लोगों को, है ना, या कह सकते हैं पॉलिसी मेकर्स को, जब रियलाइज़ हुआ कि सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है उसमें क्या होता है, केवल आप स्ट्रक्चर में या नए अथॉरिटीज़ के फॉर्मेशन कर देने से रिफॉर्म नहीं होनी है,
आपको उस अथॉरिटी में बैठे लोगों के एटीट्यूड में चेंज लाने की ज़रूरत है, इसीलिए जो एथिक्स का पेपर है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप कि अगर इन्वायरमेंट लेवल पर, अगर इन्वायरमेंट लेवल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर एथिक्स में लॉस होता है। अगर किस में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लॉस ऑफ एथिक्स, सब उसी के अंडर पॉइंट है ये। अगर एथिक्स का लॉस होता है तो इन्वायरमेंट लेवल पर कौन कौन सी समस्याएं क्रिएट होंगी। जाहिर सी बात है, इंसान क्या करेगा, अपनी ज़रूरतों को वरीयता देगा नेचुरल ज़रूरतों से ज़्यादा। जो प्रकृति है उसके साथ छेड़छाड़ करेगा, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगा। ठीक है, 10 पेड़ काटेगा तो एक भी पेड़ नहीं लगाएगा। 10 पेड़ कम से कम काटो, कुछ नहीं तो 5 तो लगा ही दो ना। मांगता तो है 10 काटिए या 15 लगाइए, लेकिन 10 काट रहे हो कम से कम 5 तो लगाओ। ऐसा तो ना करो ना कि 10 में से एक ना लगाओ। ठीक है, तो इंसान अपनी ज़रूरतों को क्या करेगा, नेचुरल नीड्स से ज़्यादा वरीयता दे देगा। ये क्या है, ये एथिक्स का लॉस है इसके साथ, समझिए, है ना। उसके बाद क्या करेगा, वो जो जानवर होते हैं उन जानवरों के साथ क्या करेगा, अत्याचार करेगा, उनको मारेगा, उनको काटेगा, उनको खा जाएगा, है ना। ठीक है, अपने आप को सुपीरियर दिखाएगा। कहीं भी अगर जानवर मान लीजिए कि फसल पैदा करने में या कुछ भी करने में दिक्कत या कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं तो, है ना, अगर नहीं भी कर रहे हैं, सीधी सादी जो है गाय भैंस और बकरियाँ कौन क्या कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं। मुर्गियाँ क्या कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, इंसान क्या कर रहा है, खा ही रहा है ना, अत्याचारी तो है ना उसके साथ। ओके, नेक्स्ट है, अगर इन्वायरमेंट में लॉस होगा तो इन्वायरमेंटल क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा। क्या होगा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा या फिर पोल्यूशन होगा। भाई पर्यावरण प्रदूषण होगा या तो पर्यावरण में क्या होगा, अवनयन होगा, गिरावट आएगी। ये सब पोल्यूशन होगा, प्रदूषण होगा, पर्यावरण संबंधी समस्याएं आएंगी, क्लाइमेट चेंज होगा, है ना, जैव विविधता अच्छे से नहीं रहेगी, ये सब समस्याएं आएंगी। क्यों, क्योंकि इंसान अपने हिसाब से चीज़ें का सारी काम करेगा, वो इथिकल नहीं रहेगा, वो इन्वायरमेंटल इथिक्स को फॉलो नहीं करेगा। ओके, उसके अलावा देखिए आप बायोथिकल लेवल पर, देखिए आप बायोथिकल लेवल पर कौन कौन सी समस्याएं क्रिएट होंगी। इसमें देखिए क्या होगा, सरोगेसी जैसी चीज़ों को जो है बढ़ावा मिलेगा। सरोगेसी देखिए दो तरह की है, एक है एल्ट्रिस्टिक होती है, एक होती है अल्टूरिस्टिक, एक होती है कॉमर्शियल, है ना। तो जो कॉमर्शियल सरोगेसी है वो इंडिया में बैन कर दी गई है अभी 1 साल से, है ना। जो अल्ट्रिस्टिक है परोपकारी, ठीक है, परोपकारी सरोगेसी, परोपकारिता वाली जो सरोगेसी है इसको अलाउड किया गया है अभी भी गवर्नमेंट के द्वारा। जो कमर्शियल वाली सरोगेसी है इसको जो क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है ना। तो ये सब बायोथिकल वाले में आएगा। क्लिनिक ट्रायल्स क्या होती हैं कि भाई आपको जो है सपोज करिए बेबी होने वाला है, आप पहले ट्रायल करवा लो कि भाई गर्ल्स है, मेल है, फीमेल है, क्या है, कैसे है। ये चीज़ें नहीं करवानी चाहिए, सब गवर्नमेंट ने सब बैन रखा है। क्लिनिकल ट्रायल्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट का एक्ट है PCPNDT एक्ट, है ना, PCPNDT एक्ट, इसको रोकने के लिए है। लेकिन सब चीज़ें जो है बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर प्रॉब्लम है। लोग चोरी छिपे अभी ये सब काम कर रहे हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स अभी भी हो रही हैं। कुछ लोग जो थोड़ा इमोशनल लोग हैं, है ना, जो थोड़ा जो है जिनके रिलीजियस बिलीफ बहुत स्ट्रांग है, थोड़ा इमोशनल है ना, वो लोग इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ये सब चीज़ नहीं करवा रहे हैं। जो एडवांस लेवल के लोग हैं वो सब चीज़ें, वो लोग जो है इसको बहुत ईजिली फॉलो कर रहे हैं, वो लोग ईजिली इसको करवा रहे हैं, है ना। उसके अलावा एबॉर्शन वगैरह हो गया, है ना, इन सब तरह की एक्टिविटीज़ को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। जब आप इथिकल नहीं रहेंगे, आपके प्रकार की किसी प्रकार की वैल्यूज़ नहीं रहेगी, आपके अंदर इथिक्स नहीं रहेगा, है ना, तो आपके अंदर जब ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी तो आप क्या करेंगे, इस सरोगेसी चीज़ों, कमर्शियल सरोगेसी को बढ़ावा देंगे, आप क्लिनिकल ट्रायल्स करवाएंगे, एबॉर्शन जैसी समस्याएं आएंगी, एबॉर्शन करवाएंगे आप, क्लोनिंग वगैरह होगी, है ना। ये सब चीज़ें क्या करेंगे आप, ज़्यादा करेंगे, है ना। तो ये हमारा जो है आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होगा। और आप लोग क्या करिएगा कि जो भी हमने पॉइंट्स बनाए हैं, है ना, आज हमारी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो इसलिए कल का लेक्चर नहीं आया था, और आज भी हमने जो है प्रयास किया कि आज मैं एक कम से कम वीडियो डाल ही दूँ। आप लोग क्या करिएगा, इसको नोट करिएगा और चीज़ों को आप एग्जाम्पल्स रिलेट करने का प्रयास करिएगा अपने हिसाब से। मैंने जो कुछ एग्जाम्पल बताने का प्रयास किया है, आप लोग अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल कुछ ऐड किया करिए और शेयर कर दिया करिए वीडियो वगैरह, अगर अच्छी लगे आपको शेयर कर दिया करिए। और इसके अलावा जो है अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी आप बोलिए देखने के लिए। और सब्सक्राइब वाला तो बटन है ही, आप जानते ही हैं, उसको कर दिया करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।